हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पार्ट ए एंड बी चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बैलेंस शीट है आज के क्वेश्चन में आपके पास ओनिडा लिमिटेड की। ये पूरी बैलेंस शीट है, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी है। अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको कंफ्यूजन होने लगती है कि कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कई बार भूल भी जाते हो और मिस्टेक हो जाती है। तो आज हम फोकस करेंगे उन चीजों पर कि इस टाइम पर इस एक्टिविटी को करते हुए किस पर्टिकुलर चीज पर आपको ध्यान देना है, क्या चीज आपको देखनी है और क्या चीज नहीं। समझो, सबसे पहले हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और स्टार्टिंग हमारी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको चाहिए कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो वो प्रॉफिट आपको कहां से मिलता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस से। दूसरा, आपको उसमें कुछ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की भी एडजस्टमेंट करनी है, जिसके लिए आपको चेक करना होगा डेप्रिसिएशन कितना लगा, या कि कोई मशीनरी बेची तो उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती है उन एसेट्स के अकाउंट को बना करके जो आपके बैलेंस शीट में शो हो रही है एसेट्स में। तो यहाँ पर एसेट्स में आपकी आ रही है मशीनरी, जिसका ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है, क्लोजिंग है आपका 1,80,000। 60,000 से बढ़ रही है। ऑब्वियसली आपने परचेज किए, लेकिन क्या एग्जैक्टली इतनी ही परचेज की है? नहीं, यहाँ से डायरेक्टली नहीं लेनी। आपको हमेशा अकाउंट बना के देखना है। तो ओपनिंग लिखो 1,20,000, क्लोजिंग 1,80,000। साथ में यहाँ पर कहा है कि आपने एक मशीनरी बेची है जिसकी कॉस्ट थी 50,000 और उस पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया 27,000 और उसे बेचा 35,000। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 50,000 की कोई चीज जिसे आपने यूज किया और यूज करने पर जो डेप्रिसिएशन लगा अभी तक का वो 27,000, माइनस करने पर आज की डेट पर इसकी वैल्यू 23,000 है। 23,000 वाली चीज को आपने 35,000 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 12,000 का। तो 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, गेन आ रहा है। अब इस गेन को आपको कहाँ लिखना है, और जो आपके पास पैसा आया वो कितना लिखोगे? आपको किस तरह से लिखना है यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमारे पास पैसा आया 35,000, हमने एसेट बेची 50,000 की, 35,000 मिला। प्रॉफिट हमें हो रहा है 12,000, यहाँ तक आपको पता है वो डेबिट साइड पर आएगा। तो ये क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पर लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आपका चल रहा है वो डब्ल्यूडीवी का चल रहा है, बुक वैल्यू चल रही है। आपका डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होकर जो नेट अमाउंट बचती है वो आप बैलेंस शीट में शो कर रहे हो। डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके कोई अलग अकाउंट नहीं बनाया। हाँ, यहाँ पर जो मशीनरी आपने बेची वो खरीदी आपने इतने की थी, अब तक का डेप्रिसिएशन जो लगाया उन्होंने ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, और आपकी जो वैल्यू बची है वो 23,000 की बची है। तो 23,000 की वैल्यू ही यहाँ से माइनस होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो डब्ल्यूडीवी बची हुई है इस मशीनरी की जो आप बेच रहे हो वो 23,000 है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में इसका 23,000 अमाउंट एडिड है, जिसे आपको हटाना है। तो आपको 35,000 रुपए मिल गए, प्रॉफिट आपको 12,000 हुआ। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है देखो, 23,000, और 23,000 ही हमको हटाने हैं। तो 23,000 आपका हट गया, यहाँ से रिड्यूस हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल भी यहाँ पर मत दिखाना जब तक कि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से ना बनाओ। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, आपका इस साइड का टोटल क्या आ रहा है? 1,32,000, 1,32,000 आ रहा है। अच्छा, इस साइड देखो आपके पास डेप्रिसिएशन भी दिया है कि हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया है 15,000 इस साल। तो इस साइड का टोटल देखो, क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,30,000, और यहाँ का आ रहा है 1,32,000। तो ये जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पर आ रहा है। कितने का आ रहा है? जो भी डिफरेंस आ रहा है 98,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो आपका क्या होगा? इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। और इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है कि आपने वो मशीनरी खरीदी हो। तो टू बैंक अकाउंट आप लिखोगे, क्रेडिट करोगे बैंक को, पैसा जा रहा है क्योंकि 98,000 से, और ये आपका अकाउंट बन गया प्लांट एंड मशीनरी का। यहां से आपको पता चल गया चला कि प्रॉफिट कितना हो रहा है।
जो कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बनाते हुए चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, ये हमें जो नेसेसरी अकाउंट बनाने थे बना लिए। हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? देखो, सीधा सीधा यहाँ पर पिछले साल और इस साल का प्रोविजन दिया हुआ है। कोई अलग से और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपने इस साल टैक्स इतना पे किया, तो कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि जो पिछले साल का प्रोविजन था वो आपने इस साल पे कर दिया और ये इस साल का प्रोविजन है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट नहीं बनाना, कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, शुरुआत करते हैं हम। हमारा प्रॉफिट हमें मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस में लास्ट ईयर का आपका बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है 25,000, क्लोजिंग आपका आ रहा है 1,07,000। तो ये जो आपका बढ़ गया है प्रॉफिट 82,000 से, ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो 82,000 का प्रॉफिट आ रहा है। हम इसको प्रॉफिट ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी जाता है और बाकी सारे जो भी रिजर्व्स होते हैं वो भी जाता है। अगर इस रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट में खूब सारे अकाउंट्स होते हैं, बाकी रिजर्व्स भी होते हैं कुछ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी होता है, तो 3-4 अकाउंट होते तो यहाँ पर डिटेल होती। डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट से मिलती। तो अगर डिटेल नहीं है तो हम सीधा सीधा यही मानेंगे कि ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट आएगा 82,000। डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। अब आपको यहाँ पर जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट मिला है वो ये एंड वाला मिला है, जिसमें से अब आपको देखना है क्या कोई प्रॉफिट का पार्ट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया। वो देखो, यहाँ पर कोई भी रिजर्व नहीं है तो हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, हमको कुछ ऐड नहीं करना। इसके बाद देखो, क्या डिविडेंड आपने कुछ पे किया है? हाँ, डिविडेंड तो हमने पे किया है। यहाँ पर लिखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15% ऑन शेयर कैपिटल। हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो साल के बीच में आप पे कर देते हो शेयर होल्डर्स को। तो ये 15% शेयर कैपिटल का, तो 2 लाख की शेयर कैपिटल है। ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है। तो 2 लाख पर आप 15% अगर डिविडेंड दे रहे हो तो कितना बनेगा? 30,000। तो 30,000 का अगर आपने डिविडेंड दिया तो इसको भी आपको प्लस करना है। क्यों? क्योंकि हमको इस वाले प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो जो भी आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट है उसमें आपको चेक करना है क्या कोई रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है बैलेंस। रिजर्व कौन से? सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के बाकी जो भी रिजर्व है वो आपको चेक करना है। इसके बाद क्या आपने कोई डिविडेंड में चेक डिस्ट्रीब्यूशन किया है? वो भी नहीं है। वो है तो आप इसको ऐड कर दो। ठीक है। इसके बाद क्या कोई आपने टैक्स का प्रोविजन किया है? इस साल का प्रोविजन आपको देखना है। इस साल का प्रोविजन क्या है? 40,000। तो ये 40,000 भी आप ऐड करोगे। आपने अपने इनकम पे प्रोविजन किया, टैक्स कैलकुलेट किया कि मेरी इस इनकम पे इस साल इतना टैक्स बनता है। ये अभी आपने जमा नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेट किया है, आउटफ्लो नहीं हो रहा, ये वापस हम इसलिए ऐड करेंगे। तो 1,52,000 आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। तो आई होप इस पॉइंट पर आपको समझ में आ गया आपको क्या चीज देखनी है। एक देखना है क्या प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर है, जैसे कि कोई जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, कोई भी आपने ऐसा बनाया है जिसमें आपने ट्रांसफर किया है, उसका बैलेंस इंक्रीज हुआ है, या आपने कोई डिविडेंड पे किया है, प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर का पे किया है, या आपने कोई प्रोविजन फॉर टैक्स किया है। तो ये 3 चीजें आपको मेनली देखनी है, और अगर वो चीजें हुई है तो वापस आपको ऐड करनी है। सिंपल, 3 चीजों पर फोकस करना है। हमें ये फिगर मिल गई। अब आपका यहाँ पर 1,52,000। इसके बाद अब आपको क्या एडजस्टमेंट्स करनी है? एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो सबसे पहले नॉन कैश आइटम में हमारा आता है डेप्रिसिएशन, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती और आपने अपने प्रॉफिट में से उस खर्चे को घटाया है, तो हम उसको ऐड बैक करेंगे। वो कहाँ से मिलेगा? वो आपने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया है, उसमें आपको मिलेगा ये 15,000 का डेप्रिसिएशन। इसको आपको चेक करना है, वो आपको ऐड बैक करना है। या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तो उसमें मिलता। तो ये डेप्रिसिएशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में भी मिला है, वहां पर भी लिखा हुआ है 15,000, या मिसिंग इंफॉर्मेशन में भी कई बार आप फाइंड करते हो। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको प्लेस बता दिया कि डेप्रिसिएशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो एक तो आपको डेप्रिसिएशन चेक करना है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम में 15,000 आपका ये डेप्रिसिएशन आएगा। दूसरा आपको देखना है कोई आपने इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ की है।
ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, या कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसका ओपनिंग बैलेंस ज्यादा था, क्लोजिंग कम हो गया, तो वो क्या हुई? राइट ऑफ हुई। तो ऐसी एसेट भी आपको देखनी है। अगर वो राइट ऑफ हो रही है तो वो आपको एड बैक करनी है, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। इसी तरह से कोई आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है, तो वो भी आपको एड बैक करना है, क्योंकि उसके लिए भी कोई खर्चा नहीं हो रहा और आपका कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, वो आपने खुद से एक प्रोविजन बनाया है, एज्यूम किया है, तो उसको भी हम एड बैक करते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं नॉन कैश आइटम में जो कि आपको देखनी। इसके बाद यहाँ पर देखो, आपको जो ये मशीनरी आपने बेची, खरीदी, जो भी की, बेची, तो इस पर आपको अगर गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ, तो हमने इसको कहाँ शो किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इस एसेट को खरीदना और बेचना आपका किस एक्टिविटी में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो आप उस खरीद बेच को कहां पर कवर करोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हम क्या लिखते हैं? सिर्फ कितना पैसा हमें मिला और कितना हमें पे करना पड़ा खरीदने पर। प्रॉफिट या लॉस से उसको भी कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाते। तो अब जो ये गेन है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 12,000। ये 12,000 माइनस करोगे तो ये अब आपको पता चला, लॉस या गेन जो भी आपको किसी एसेट को बेचते हुए हो रहा है, वो भी आपको माइनस करना है। इसी तरह से इसी तरह से आपको देखना है, कोई आपने फाइनेंस एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, वो तो हमने एड बैक कर दिया। लेकिन कोई इंटरेस्ट भी पे किया है, डिबेंचर्स हो गए या कोई लोन है, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जिसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या था। हमारे इस क्वेश्चन में देखो, आपके डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं 1 अक्टूबर 2021 को। डिबेंचर्स ओपनिंग नील है, क्लोजिंग आपके 1,20,000 आ रहे हैं। इस पर आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा 12% के हिसाब से। वो कह रहा है हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इस पर इंटरेस्ट जो भी बनता है वो आपको देखना है। वो आपने खर्चे में डाला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसे हमको ऐड बैक करना है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो 1,20,000 पर 12% के हिसाब से आपका ब्याज बनेगा 14,400 पूरे साल का। हमें लगाना है 6 महीने का, तो वो बनेगा 7,200 रुपए। इसको आपको ऐड करना है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इतना आ गया समझ में? इसी तरह से आपको क्या करना है, देखो इंटेंजिबल एसेट्स आपकी शुरुआत में 50,000 थे, एंड में आकर के 34,000 हो गए, कम हो गए। तो 16,000 से ही आपकी राइट ऑफ हो रही है, तो इसको भी आपको ऐड करना है 16,000। तो ये 38,200 ऐड करने हैं, माइनस आपको 12,000 करने हैं। नेट अब आपकी आ गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,78,200 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्या चीज देखनी है, किस चीज पर फोकस करना है, मेनली समझना है। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद आपको देखना है करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स में आपकी क्या चेंजेस आए। तो ट्रेड पेबल्स आपके क्रेडिटर्स होते, क्रेडिटर्स ओपनिंग 90,000, क्लोजिंग 1,39,000, 49,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। बढ़ने का मतलब है कि आपने कोई सामान खरीदा और उसकी पेमेंट नहीं की, उधार में सामान खरीदा, उधार में कोई चीज सामान खरीदा आपने, तो उसका मतलब क्या है? आपने पेमेंट नहीं की और पेमेंट आप आगे जाके करोगे, तो वो एक तरह से क्या लिया आपने? उससे लोन ले लिया कि भैया मैं बाद में पेमेंट करूंगा। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हो जाएगा आपका ऐड 49,000, क्योंकि लोन लेते हो तो कैश का इनफ्लो होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपका क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्सेज, इसका आपको कुछ नहीं करना। अब आ जाओ करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आपकी 1,00,000 से 2,10,000, 1,10,000 से स्टॉक बढ़ गया। तो स्टॉक का बढ़ने का मतलब है आपने खरीदा, खरीदने पर आपको पेमेंट करनी पड़ी, जिसके लिए कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस करो 1,10,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000 से 1,20,000 हो गए, 70,000 से आपके डेटर्स बढ़ गए। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स होते हैं जिनको आपने सामान उधार में बेचा, पेमेंट रिसीव ही नहीं की, तो पेमेंट आपने ली नहीं, सामान आपने बेच दिया, तो ये क्या हुआ? एक तरह से आपने उनको लोन दिया
कि बाद में पेमेंट कर देना। तो कैश का आउटफ्लो हो गया 70,000 का। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में शो करेंगे। अदर करंट एसेट्स, ये आपका कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, एक्रूड इनकम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल हमारे पास नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में, ओपनिंग में आपके पास 12,000 थे, क्लोजिंग 10,000 है। तो 2,000 से अगर करंट एसेट घट गई, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास पैसा आया है, आपने 2,000 की ये एसेट बेच दी, तो आपके पास पैसा आया। या किसी को आपने जो पेमेंट की हुई थी वो आपको मिल गई, तो पैसा आया तो इनफ्लो होगा। तो टोटल इफेक्ट देखो कहाँ क्या आएगा, आपका यहाँ पर आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 49,200 रुपए, प्लस माइनस करो 49,200 रुपए आएगा आपका। क्लियर है? अब इसमें से हमको माइनस करना है एंड में आकर के, जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखा था, वहां पर आपका जो पिछले साल का टैक्स है, पिछले साल का जो टैक्स आपने प्रोविजन किया था 30,000, वो हम कब पे करेंगे? 31 मार्च के बाद आपने प्रोविजन किया, 31 मार्च 2021 को आपने प्रोविजन किया, जिसे आप पे करोगे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में आपने पे किया। तो ये आपका इस साल की पेमेंट में आ रहा है, तो आपने टैक्स पे किया पिछले साल का 30,000, वो आउटफ्लो हो गया, तो माइनस करोगे और अब आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 19,200, नेट आपके पास ये आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया एक एक स्टेप। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर लेते हो तो मैक्सिमम काम आपका हो चुका होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था, वहां से आपको पता चला था आपने वो मशीनरी कितने में बेची। वैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, कई बार मिसिंग इंफॉर्मेशन भी आपको निकालनी पड़ती है। तो आपने एक मशीनरी बेची जिससे आपको पैसा मिला, पैसा मिला तो इनफ्लो हुआ 35,000 का। लॉस गेन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो लॉस और गेन पर मत अटकना, सिर्फ ये 35,000 का आपका यहाँ पर आया है और कुछ नहीं है। तो अब आपका परचेज भी किया आपने, मशीनरी परचेज किए तो आउटफ्लो, यहाँ पर देखो हमने परचेज भी निकाली थी ना। मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ये मिली थी कि आपने मशीन को परचेज किया, परचेज करने पर आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो होने पर कैश की पेमेंट हुई, और यहाँ पर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा 63,000। क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा हुआ, इनफ्लो कम, माइनस में आंसर आ रहा है, तो मतलब कि आपने खर्चा किया है, कैश की पेमेंट ज्यादा की है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यहां तक हो गया। अब आ जाओ लास्ट थर्ड एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां पर आपको क्या देखना है कि कोई शेयर कैपिटल आपकी बढ़ रही है, कोई डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, या कोई लोन आपने लिया है, या आपने कोई शॉर्ट टर्म भी लोन लिया है, तो वो भी आपका यहाँ पर आएगा। शॉर्ट टर्म में भी आपका कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी आपका यहीं पर ही आएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी देखना है, कोई अगर आपके डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उसको रिपेमेंट की है, वो आपका कवर होगा। या प्रेफरेंस शेयर्स की आपने रिपेमेंट की है, या कोई लोन की रिपेमेंट की है, वो भी आपका यहाँ पर आएगा। तो आपको ध्यान देना है, इन फिगर्स पे चेंज आ रहा है तो। यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल आपकी सेम है, तो शेयर्स तो आपने इशू नहीं किए। हाँ, इस साल आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका चेंज आ रहा है, जो कि यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में देखो डिबेंचर्स है, आपने नए डिबेंचर्स इशू किए, इशू करने पर पैसा आया, इनफ्लो हुआ 1,20,000 का। साथ के साथ आपने इस पर क्या किया, इंटरेस्ट की पेमेंट भी की, तो वो इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, खर्चा जो भी इससे रिलेटेड होगा वो भी यहीं पर आएगा। तो खर्चा आपको यहाँ पर माइनस करना है, आउटफ्लो होगा। जो भी है, कितने भी फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, आप खर्चा एक बार जरूर से चेक कर लेना है कि सबका आपने अच्छे से डाल दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन है तो वो डालना जरूरी है। इसी तरह से इंटरिम डिविडेंड जो आपने पे किया था, जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ऐड कर दिया था, अब उसको यहाँ पर फाइनेंस एक्टिविटीज में माइनस करो। 30,000 का इंटरिम डिविडेंड अब आपने पे किया, तो ऐड नहीं करना, लेस करना है यहाँ पर, क्योंकि ये खर्चा है फाइनेंस एक्टिविटी का। नेट आ गया अब आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी 82,800 रुपए। अब ये तीनों एक्टिविटीज का आप निकाल चुके हो, क्या कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है, अब आपको वो देखना है, तीनों एक्टिविटी की वजह से नेट फ्लो क्या आ रहा है।
तो सबसे पहले देखो तीनों एक्टिविटीज का टोटल प्लस माइनस करो। ऑपरेटिंग का 19,200, इन्वेस्टिंग का -63,000 और फाइनेंस का 82,800। तो नेट इफेक्ट आपका पॉजिटिव में आ रहा है 39,000। मतलब कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ है इन तीनों एक्टिविटी की वजह से। कैश का इनफ्लो हुआ 39,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस 13,000। जो आपका बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है 13,000, इसको ऐड करो, जो कि आपका मैच करना चाहिए आपके इस क्लोजिंग बैलेंस से 52,000 से। हमारा मैच कर गया, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। यही एक क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, जिसे आप वहीं पर ही चेक कर सकते हो कि आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। अगर आपकी ये तीनों इक्वेशन मैच कर जाती तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है। पार्ट ए आपको समझ में आ गया। पार्ट बी पे आ जाओ, जहां पर आपके पास एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है और आपको वही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स भी है। किस तरह से करोगे देखो, सबसे पहले हम नेसेसरी अकाउंट्स बना लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहाँ पर भी नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि ये दोनों ही अमाउंट ये टैक्स पेड या ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कुछ बनाया, ऐसा कुछ नहीं लिखा, कोई अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही दो अमाउंट है। तो हम टैक्स का अकाउंट कोई नहीं बनाएंगे। बनाएंगे अकाउंट तो इन दो एसेट के अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट प्लांट का अकाउंट बनाओ। ओपनिंग आपका 2 लाख, सॉरी 3 लाख है, और क्लोजिंग हमारा है 2,25,000। यही हम गलती कई बार कर जाते हैं, तो ध्यान से रीड करके करना है आपको, ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, प्लांट आपने एक बेचा जो 20,000 रुपए का है और जिसे आपको बेचने पर 8,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो 20,000 की बुक वैल्यू का मतलब है WDV है। आज जो उसकी वैल्यू स्टैंड कर रही है वो ये है 20,000। इस पर आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 20,000 है, और इसको बेचते हुए आपको 8,000 का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पैसे कितने मिले, 12,000 रुपए मिले, तभी तो आपको 8,000 का नुकसान हुआ। 20,000 की चीज को आपने 12,000 में बेचा, तभी तो 8,000 में का नुकसान होगा। तो 12,000 तो आपको पैसा मिल गया, लॉस आपको 8,000 हो गया। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं डालो ना आपको, ये आपकी बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन घटाया हुआ है इसमें, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है भी नहीं यहाँ पर। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का। इसके बाद यहाँ पर आप देखो टोटल आपका क्या आ रहा है। ये जो टोटल आ रहा है आपका 3 लाख आ रहा है डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल आपका 2,45,000 है। तो 55,000 का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे। मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट की वैल्यू कम होनी है। प्लांट की वैल्यू कम होनी है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज कब होती है, जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो इस साल का डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको जो कि मिसिंग थी वो मिल गई 55,000। प्लांट पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया 55,000, तो ये आ गया 3 लाख। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से फाइंड करना है। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो वो जनरली आपका डेप्रिसिएशन होता है, और अगर डेबिट साइड का डिफरेंस आता है तो वो आपका परचेज माना जाता है। अब आ जाओ लैंड। लैंड का आपका ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग आपका 1.5 लाख है। आपने एक लैंड को बेचा जिस पर आपको फायदा हुआ 30,000 का। आपने एक लैंड का पार्ट बेचा जिस पर 30,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम लिखते हैं डेबिट साइड पर कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, ये प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर देखो डेबिट साइड का टोटल 2,30,000, क्रेडिट साइड का टोटल 1.5 लाख है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आपको बताएगा कि आपको इस लैंड को बेचने पर कितना पैसा मिला। लैंड को बेचने पर मिला आपको 80,000, तभी तो डिफरेंस मैच करेगा आपका 2,30,000। हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया, पहली बात तो हमने एक लैंड का पीस बेचा जिसकी सेल प्रोसीड्स हमको नहीं पता, वो डिफरेंस से ही पता चलेगी। तो वो 80,000 हमको डिफरेंस मिल गया। दूसरा, हमने डेप्रिसिएशन इसलिए भी नहीं लिया, लैंड पर जनरली डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्लियर है? जब तक लैंड एंड बिल्डिंग ना हो तब तक डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो आपको लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। अब ये आपको वो सेल प्रोसीड्स मिल गई जो लैंड को बेचने पर आपको मिला। इसका मतलब है आपने 50,000 की लैंड को 80,000 में बेचा, तभी तो आपको 30,000 का फायदा हुआ। तो नेट अमाउंट से माइनस हो गया, तभी तो देखो 50,000 से ही आपकी लैंड की वैल्यू कम हो रही है, 2 लाख की जगह 1.5 लाख हो रही है। तो 50,000 की, इसका मतलब लैंड को बेचा, तभी आपको 80,000 रुपए मिल रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये अकाउंट। अब चलते हैं हम अपने
कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रॉफिट को निकालने के लिए कौन सी 3 चीजों पर आपको फोकस करना है? एक तो बैलेंस शीट में आपको कहाँ देखना है प्रॉफिट? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में कोई डिटेल नहीं है, इट मींस यही आपका प्रॉफिट है। तो जो डिफरेंस आ रहा है क्लोजिंग और ओपनिंग का, वही आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आ गया 79,000 का। इसके बाद क्या देखना है आपको? रिजर्व्स तो कोई नहीं है। क्या आपने कोई डिविडेंड पे किया है? हाँ, डिविडेंड हमने पे किया है 60,000, जिससे आपको ऐड बैक कर देना है। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स किया है इस साल का? हाँ, वो किया है आपने। इस साल का प्रोविजन आपका 34,000 है, वही आपको ऐड बैक करना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गए 1,73,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, वो ऐसे खर्चे जो रेगुलर रेगुलर रूटीन में आपके बिजनेस में नहीं आते, वो वाले खर्चे या इनकम आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में काउंट करते हो। तो ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, आगे आएगा तो हम उसको कवर करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि वो चीजें भी होती तो हम उसको यहाँ पर एड बैक करते। करेक्ट है? अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 1,73,000 आपका आ गया। इसके बाद आपको प्रॉफिट मिल गया 1,73,000। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नॉन कैश में सबसे पहले देखो आप डेप्रिसिएशन ढूंढो। डेप्रिसिएशन आपने कहाँ लगाया? डेप्रिसिएशन हमें मिला था प्लांट में, जहां पर 55,000 का आपने खर्चे में डाला हुआ है। ये नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड बैक कर दो। इसके बाद देखो, आपने जो प्लांट को बेचा, इस पर जो लॉस हो रहा है 8,000 का, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और उस पर जो लॉस आएगा हमें यहाँ पर कवर नहीं करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं डालना, तो इसको आपको ऐड करना है। इसी तरह से जो गेन हुआ आपको लैंड को बेचते हुए, ये आपका प्रॉफिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसे हम माइनस करेंगे 30,000। तो ये सब करने के बाद अब आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,06,000। बैलेंस शीट में अच्छे से ध्यान से देख लो, क्या कोई इंटेंजिबल एसेट है राइट ऑफ हो रही है, या कोई आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया है, या कोई आपने डिबेंचर्स या किसी लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, लिखा है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको चेक करो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बस फाइनली अब आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब आपको देखना है करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, जिसे हम फाइनेंस एक्टिविटी में कवर करेंगे, यहाँ पर नहीं। ट्रेड पेबल्स आपके ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 1,30,000 से बढ़ गए। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, उन दोनों को मिला करके ट्रेड पेबल्स बनते हैं। तो इसका मतलब आपने सामान उधार में खरीदा, पेमेंट आपने नहीं की। तो पेमेंट अगर आप नहीं करते और सामान ले आते हो, तो एक तरह से क्या हुआ, ये आपने लोन लिया है, और लोन लेते हो तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ, 30,000 का आपके पास पैसा आया। चाहे वो स्टॉक ही आया, स्टॉक आप फ्री में ले आए, तो वो इनफ्लो हुआ ना। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपका टैक्सेशन से रिलेटेड है, वो हम कवर कर चुके। अब आपको आता है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में देखो, इन्वेंट्री आपकी 2.5 लाख से 4 लाख, 4 लाख हो गई, 1.5 लाख से बढ़ गया स्टॉक। तो बढ़ गया, इसका मतलब आपने 1.5 लाख का स्टॉक खरीदा, खरीदने पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश का आउटफ्लो होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,55,000 से 3,82,000 हो गए, 1,27,000 से बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि आपने सामान उधार में बेचा, डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स को आपने सामान उधार में बेचा, आपने पेमेंट नहीं ली, तो एक तरह से आपने उनको लोन दिया। लोन दे रहे हो तो कैश का आउटफ्लो होगा 2,27,000 का। क्लियर है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में शो करेंगे, और अदर करंट एसेट्स, जैसे कि मैंने पार्ट ए में भी बताया था, डिटेल नहीं है तो ये क्या हो सकता है, आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, एक्रूड इनकम हो सकती है, जो कि पहले से बढ़ गए। 5,000 के अदर करंट एसेट बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी को एडवांस पेमेंट की है, और पेमेंट करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा, 5,000 का माइनस करोगे। तो इतना तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं रहे होंगे। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इजीली अब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ रहा है ऑपरेटिंग लॉस, नेगेटिव आ रहा है, सारा नेगेटिव आ रहा है, 1,46,000। अब इसमें से माइनस करना है आपको वो टैक्स जो आपने इस साल पे किया।
कौन सा टैक्स पे किया? जो पिछले साल आपने प्रोविजन किया था वो आपने इस साल पे किया, तो टैक्स पेड वो भी आप माइनस करोगे। चाहे लॉस ही आ रहा है तब भी आप इसमें से माइनस करके दिखाओगे। तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,72,000 आ गया आपका फाइनली, जो कि आपका खर्चा हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इतना तक आ गया, आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो आपने कौन सी एसेट को खरीदा और बेचा। तो सबसे पहले देखो आपने प्लांट को बेचा, 12,000 रुपए मिले। प्रॉफिट या लॉस भूल जाओ। आपने फिर लैंड को बेचा, उसमें प्रॉफिट हुआ आपको कितने का? प्रॉफिट नहीं देखना आपको, सेल प्रोसीड कितनी मिली? 80,000 मिली। लैंड को बेच करके आपको पैसा मिला 80,000 रुपए, वही आपको देखना है। और फिर आपने क्या कोई एसेट खरीदी है? कोई एसेट नहीं खरीदी आपने, यहाँ पर कोई एसेट नहीं है। तो फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपका आ गया 92,000। जो दो एसेट आपने बेची उससे पैसा आपके पास आया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है, पैसा आपके पास आया है। ये होने के बाद फाइनेंस एक्टिविटी में आपको देखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो चेंज आ रहा है। ओपनिंग 6,75,000 था, क्लोजिंग 8 लाख। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने और शेयर इशू किए। 1,25,000 के शेयर इशू करने पर पैसा इनफ्लो हुआ, पैसा आया तो प्लस होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग 66,000, क्लोजिंग 88,000, 22,000 का डिफरेंस आ रहा है। बढ़ गया है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बढ़ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब पैसा आपके पास आया। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तरह से आपने लोन लिया, तो लोन लेने पर आपके पास पैसा आता है, पैसा आएगा तो इनफ्लो होगा। इनफ्लो हुआ 1,47,000 का टोटल। अब आप देखो इसमें से कुछ खर्चे भी किया आपने। हाँ, हमने एक तो इंटरिम डिविडेंड पे किया 60,000, वो आप माइनस करोगे। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पर, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया, वही माइनस करोगे, वो खर्चा फाइनेंस एक्टिविटी का है। अब नेट आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी आ गया 87,000 पॉजिटिव। तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद नेट आप देखो कितना आ रहा है। तीनों एक्टिविटीज को करने से आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? पैसा आया या गया? तो तीनों एक्टिविटीज का करने पर आपको पता चल रहा है पॉजिटिव 7,000 आ रहा है कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,000 रुपए से बढ़ गया है। तो ओपनिंग आपके पास 3,000 है, ठीक है। तो बढ़ गया हमारा ड्यूरिंग द ईयर 7,000, तो क्लोजिंग हमारा 10,000 होना चाहिए। तो 10,000 ही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। यही आपका आंसर है, मैच कर गया। आई होप आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट या कंफ्यूजन अब बिल्कुल नहीं रही होगी। अब आप स्मूथली फ्री फ्लो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। इजीली कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ किस पॉइंट को फोकस करना है, ध्यान रखना है, सब चीजें अब आपको दिमाग में बैठ गई होंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, तभी तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। एग्जाम पास आ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो। गुड बाय एंड टेक केयर।